दोस्तों, एक लड़का गरीबी और लाचारी से बेबस होकर के अनिल जिसका नाम होता है वो दिल्ली शहर में नौकरी करने जाता है। उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन दोस्तों, जब अनिल कंपनी में काम करने के लिए पूछने जाता है तो फिर कंपनी के जो कुछ लोग थे वो उसे गेट पर ही बताते हैं कि यहाँ पर कंपनी में तुम्हें 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी और वो भी बहुत ही मेहनत का काम है। अब अनिल जो था वो काम से भागने वाला लड़का नहीं था, एक नौजवान और हट्टा कट्टा लड़का था। कहता है कि मैं सर काम तो कर लूंगा लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी। और जब उसे बताया गया कि 12,000 रुपए दी जाएगी तब वो ये सुन करके परेशान हो गया। और अब उस कंपनी से वो दूसरी कंपनी, तीसरे कंपनी, चौथे कंपनी में जाता है। शाम हो जाती है तो फिर हारा थका हुआ ये जो लड़का था वो ऐसे ही घूम रहा था। दिल्ली में उसकी कोई जान पहचान भी नहीं थी और ना ही कोई उसका दोस्त था, ना ही उसे कोई मंजिल का ठिकाना था कि उसे जाना कहाँ है। अनिल कुछ दूर जब आगे बढ़ता है तो फिर देखता है कि जो कुछ अंकल लोग हैं वो अपना ठेला खड़ा करके वहीं पर बैठे हुए हैं। तभी अनिल जाकर पूछता है कि अंकल आप लोग इस ठेले से कितना कमाते हैं। तभी वो लोग ये बताते हैं कि बेटे देखो, हम ठेले लगा करके तकरीबन 10-12 हजार रुपए कमा लेते हैं। हो सकता है कि कभी कभी ज्यादा भी कमाई हो जाए और हो सकता है कि कभी कभी कम भी कमा लेते हैं। तो इस चीज का कोई फिक्स रेट नहीं है कि हम कितना कितना रोज कमाएंगे। तभी अनिल कहता है कि चाचा मैं भी मेहनत करता हूँ और मेहनत करना चाहता हूँ और मैं भी ठेले चलाना सकता हूँ, क्या मुझे काम मिल सकती है। तो जो वो बूढ़े लोग थे वो कहते हैं कि बेटा देखो, तुम ठेला चला तो सकते हो लेकिन क्या तुम्हारे पास ठेला है। तभी ये लड़का सोचने लगता है कि मेरे पास तो ठेला भी नहीं है और ना ही उसके खरीदने के लिए मेरे पास पैसे है। उसे तकरीबन 4-5 हजार रुपए जो थे तो वो वहां से भी बेबस होकर चला जाता है। अब दिल्ली के फुटपाथ पर शाम हो जाती है तो अनिल ये सोचता है कि क्यों ना फुटपाथ पर ही वो अपनी रात जो है वो पूरी तरह सोकर यही बिता ले। अब अनिल जो है वो अपना बैग वगैरह वहीं फुटपाथ पर रख करके बैग से कुछ रोटी निकालता है और जो घर से वो अपनी रोटी लेकर गया था वही उसके पास बचा हुआ था। जो कि रोटी थी वो पूरी सूखी हुई थी। अब वो कुछ अचार के टुकड़े भी लेकर गया था। अब रोटी और अचार खाता है और खाकर जैसे ही वो सोने जाता है तभी जब आसमान में देखता है तो काले बादल छाए हुए थे। काफी तेजी से हवाएं चलने लगती है और जो बारिश थी वो भी होने वाली थी। बिजली भी काफी तेज कड़क रही थी। तभी लड़का उठकर बैठ जाता है, सोचने लगता है कि काश कहीं छिपने की कोई जगह मिल जाती। चारों तरफ वो अपना नजर घुमाता है। तभी उसे एक मकान के पास जगह खाली दिखाई देती है। अब जो मकान था उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कुछ घर का नाम। अब जो ये लड़का है वो उस घर के पास जल्दी में जाता है क्योंकि वो वैसे भी बिक चुका होता है। अब मकान के पास जाने के बाद वहां एक दीवार के पास जाकर के चिपक जाता है और फिर वहीं पर खड़ा हो जाता है और तब तक बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। तभी उस घर की जो मालकिन होती है जब वो अपना खिड़की खोलती है तो देखती है कि नीचे कोई लड़का जो है वो दीवार से छिपा हुआ है। तभी उस महिला को समझ में आता है कि हो सकता है ये कोई चोर चकाओ कोई सामान लेकर ना भाग जाए। तभी वो उस लड़के को आवाज लगाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करे हो, क्यों खड़े हो। तभी लड़का कहता है कि मैडम मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, बारिश खत्म हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब महिला उसकी इस बात को सुनती है तो उसे समझ में आता है कि शायद ये लड़का जो है वो मजबूरी में बारिश से बचने के लिए यहाँ पर छुपा हुआ है। फिर मैडम जो है वो अपनी खिड़की को बंद करती है और फिर जाकर कमरे में आराम करने लग जाती है। अब दोस्तों तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मैडम सोचती है कि बाहर का मौसम देख लो और लड़का देखो कि है या नहीं है, वो वहां से गया या नहीं गया, क्योंकि वो सेम उसके ही दरवाजे के पास छज्जे में बना हुआ जो था उसी में वो छिपा हुआ था। अब इसीलिए वो बाहर उस लड़के को भी देखने के लिए अपनी फिर से खिड़की खोलती है और जब वो खिड़की खोलती है तो वो ये पाती है कि जो वो लड़का था वो अभी भी वहीं पर खड़ा था। अब उसे देख करके एकदम चौंक जाती है। अब लड़का जो था वो थर थर ठंडी से कांप रहा था और बारिश अभी भी नहीं छूटी हुई थी, बिजली अभी भी जोर से कड़क रही थी। अब जो मालकिन थी उनके दिल में थोड़ी सी दया आ जाती है क्योंकि उस लड़के को जब वो ऐसे कांपते हुए देखती है तो वो जो लड़का था वो फटे पुराने कपड़े भी पहने हुए थे। अब उस महिला को ऐसा महसूस होता है कि ये लड़का जो है लगता है कि बहुत ही गरीब फैमिली से शायद लाचार विवश है, तो इसे अपने घर पर क्या मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं। फिर मैडम ये सोचती है कि कहीं अगर इसे अपने घर पर बुला लेती हूँ, वैसे भी इस घर में कोई है नहीं, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और अगर इसने कुछ गलत किया, कुछ गलत काम कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। तो कहीं ना कहीं यही सोच करके ये जो महिला होती है वो वापस से अपनी खिड़की बंद कर देती है। लेकिन 1 घंटे के बाद फिर जब जा करके वो खिड़की खुलती है तब उन्हें कहीं ना कहीं आखिरकार दया आ जाती है और फिर तुरंत खिड़की बंद करके नीचे उतरती है और सीधे उस लड़के के पास जाती है और उसे कहती है कि बेटा एक काम करोगे, तुम हमारे घर के चलो, तुम पूरी रात यहीं बिता लो, सुबह तुम्हें जहां जाना होगा वहां चले जाना, वैसे भी बहुत तेज बारिश हो रही, बारिश रुक नहीं रही है। अब दोस्तों जो ये लड़का अनिल होता है वो उस मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और फिर उसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है और उनके घर के अंदर जाता है। तभी जो ये महिला मैडम थी वो कहती है कि देखो मेरे कुछ बेटे के कपड़े हैं, तो एक काम करो कि तुम कपड़ों को चेंज कर लो, वैसे भी तुम्हारा कपड़ा भीगा हुआ है और जहां वहां पर सामने कमरा है उसमें पंखा चला, जाकर उसी में सो जाओ, पूरी रात यहीं पर बिता लो। अब दोस्तों जो लड़का होता है वो कपड़े को चेंज करने के बाद जाकर उस कमरे में सोने चला जाता है। अब जो ये मैडम थी वो अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये जो लड़का अनिल था वहां पर कुछ ऐसा कर देता है जिसे जान करके आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे।
तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों ये कहानी यकीनन आप सभी को बहुत ही बड़ी सीख सबक दे जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो एक छोटा सा गाँव से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव, और वहीं पर रहने वाली एक महिला होती है दोस्तों, जिसका नाम जो है वो कलावती होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल हो चुकी थी, और जो उसका पति था उसकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। अब जो ये लड़का अनिल था वो सारे घर के जो काम और जिम्मेदारियां थी सब इस लड़के के कंधे पर आ चुकी थी। अब उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम सुनीता होता है, और जो सुनीता थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। इधर जो ये लड़का अनिल था वो अपनी गाँव में रह करके गट्टे की कंपनी में काम करता था, जिससे कि इसके महीने के 12,000 रुपए मिलते थे, और उसी से उनके घर का गुजर बसर भी हुआ करता था। अब अनिल का ये सपना था कि वो भी पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन क्योंकि उसके पिता के अचानक से चले जाने के बाद अनिल के सारे ही सपने टूट चुके थे, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करता है तो फिर घर में खाने के लिए अनाज के लाले पड़ने लगे थे। ऐसे में जो ये लड़का होता है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन जो उसकी बहन होती है वो अपनी बहन की पढ़ाई नहीं छुड़वाता है, और इससे यही कहता है कि बहन तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें किसी भी हाल में बहुत पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों एक तकलीफ अभी टली नहीं थी कि दूसरी तकलीफ सामने आ चुकी थी। अब दोस्तों जो अनिल की माँ होती है उन्हें एक दिन सीने में बहुत जोर की दर्द हो जाती है। अब जो अनिल होता है वो अपनी माँ को लेकर के तुरंत ही सरकारी सदर अस्पताल पहुंचता है, जहाँ पर जांच वगैरह की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उस महिला को चेस्ट कैंसर हो गया था और उसका लंबा इलाज चलने वाला था, पैसा भी ज्यादा लगने था। अनिल अपनी माँ को लेकर घर पर चलाता है, कुछ दिन दवाई चलता है और वो उसकी सेहत में भी सुधार हो जाता है, लेकिन जो उसकी पीड़ा थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी अंदर ही अंदर। अब जो ये माँ थी वो अपने दर्द और दुख को अपनी छुपा रही थी, खुल करके अपने बेटे को अपनी तकलीफ भी नहीं बताती थी। वो जानती थी कि उसके पास इतने पैसे इलाज के लिए है ही नहीं। अब जो ये लड़का अनिल था वो पूरे दिन कंपनी में मेहनत करता था, ओवर टाइम भी किया करता था, लेकिन जो उसकी माँ थी आखिरकार उनकी तबीयत अचानक से एक दिन इतनी बिगड़ जाती है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। अब जो ये कंपनी, जिस कंपनी में ये अनिल काम करता था, उसकी बहन तुरंत ही कंपनी में जाती है और फिर अपने भाई को तुरंत बुला करके घर लाती है, कहती है कि भैया जल्दी घर चलो, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। और जैसे अनिल घर पर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ की हालत वाकई में बहुत बिगड़ी हुई थी। अब यहाँ पर जो अनिल होता है वो अपनी माँ को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, और फिर जो उसकी बेटी बहन थी वो भी अपनी माँ के ही साथ गई थी, और हॉस्पिटल में पहुंचते ही कुछ जांच किए जाते हैं, तरह तरह की उनकी जांच कराई जाती है। अब अनिल के पास जो भी कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। डॉक्टर उससे और पैसे की डिमांड करते थे, जिससे कि कुछ और रिपोर्ट और जांच वगैरह करानी थी। अब अनिल अपनी माँ को हॉस्पिटल में छोड़ कर घर पर आता है और गाँव में सभी लोगों से, जिससे हो सके उन सभी के पास जाकर के कुछ पैसे उधार मांगता है। कहता है कि मैं आपको दे दूंगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसे पैसा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। जब वो फिर एक और आदमी के पास जाता है तो कहता है कि देख अनिल, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा लेकिन ब्याज पर दूंगा, क्योंकि मुफ्त का मैं पैसा किसी को देता नहीं हूँ। तभी अनिल कहता है कि चाहे आप मुझे जैसे दे, मुझे किसी भी हाल में अभी पैसे की जरूरत है, तो मुझे पैसे तो चाहिए। अब वो आदमी जो है वो इस अनिल को लेकर के एक सेठ के पास जाता है। अब जो सेठ था वो गाँव के बहुत से लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। वहीं से अनिल जाकर के एक स्टाम्प पेपर पर साइन वगैरह करता है, और इस लड़के को 2 लाख रुपए सेठ जी दे देते हैं ब्याज के तौर पर, और उसमें उसका ब्याज जोड़ा जाता है। अब अनिल उन पैसों को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, और वहां पर जाकर अपनी माँ के लिए जो भी जांच वगैरह थी, जो भी दवाई वगैरह थी, सब कुछ का इंतजाम करता है, जिससे कि 2 लाख रुपए वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब अनिल की जो माँ थी वो 10 दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रही थी, और फिर 10 दिनों के बाद उन्हें घर पर लेकर के आया जाता है। और उसके बाद जो दवाई वगैरह थी, चाहे और जो भी कुछ थोड़े बहुत सामान थे, अब खरीदने के लिए अनिल के पास कुछ पैसे बचे ही नहीं थे, जिससे कि मजबूरी में अनिल जो है वो और जाकर के उस सेठ से 2 लाख रुपए उधार लेता है, और लेकर के लिए माँ के लिए फिर से सारी दवाइयों का जुगाड़ करने लगता है। इसी तरीके से तकरीबन 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अनिल जो था वो फिर से रोजमर्रा का काम करने लगा था, कंपनी में जॉब करने लगा था। अब दोस्तों जो सेठ थे जिन्होंने अनिल को 4 लाख रुपए उधार दिए थे, वो 6 महीने के बाद अब अनिल के घर पर जाते हैं, और अनिल की माँ से जाकर के कहते हैं कि जो आपका बेटा है उसने हमसे 4 लाख रुपए लिए हैं, कम से कम उसे ब्याज तो देने को कहिए, पैसे की मुझे भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे ही अनिल की माँ ये बात सुनती है तो काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अनिल की माँ को ये नहीं पता था कि उनका बेटा जो है वो उसके इलाज के लिए 4 लाख रुपए खर्च किया है। तभी वो कहती है कि देखिए सेठ जी, हमारा लड़का तो काम पर गया है, वो शाम तक आएगा, तो आप शाम को आइएगा। अब सेठ जी वहां से चले जाते हैं, और शाम होता है। जब अनिल कंपनी से लौटकर घर आए, उसकी माँ होती है दोस्तों, वो अपने लड़के को इस बात के लिए काफी डांटती है। कहती है कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी और तुमने 4 लाख रुपए उसे कैसे दे पाओगे।
अगर मुझे पता होता है कि तुम मेरे इलाज के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो तो शायद उससे पहले ही मैं जान अपनी दे देती, लेकिन तुम्हें ये 4 लाख रुपए का कर्ज नहीं लेने देती। आज ये 4 लाख का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, तुम कैसे इसकी भरपाई कर पाओगे? छोटा मोटा एक घर है, इस घर पर भी सेठ जो है वो कब्जा कर लेगा। तभी दोस्तों सुबह होते वो सेठ फिर से अनिल के घर पर पहुंच जाता है और अनिल से कहता है कि देखो अनिल, जो तुमने 4 लाख रुपए दिया है उसका ब्याज मिलाकर के 50,000 रुपए हो गया, तुम अब मेरा ब्याज का पैसा अब दे दो। तभी अनिल कहता है कि सेठ जी देखिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप 2-4 महीने का मुझे और टाइम दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुकता कर दूंगा। तभी सेठ जी उससे कहते हैं कि 6 महीने के बाद तुम्हारे पास मैं पैसा मांगने के लिए आया हूँ और अब तुम्हारे पास 60,000 रुपए देने के लिए है नहीं, तो तुम 6 महीने में कैसे मेरा ब्याज के सहित पैसा वापस कर पाओगे? तभी उनसे कहता है कि सेठ जी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपने शरीर का अंग ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं आपका 1 भी रुपया बकाया नहीं रखूंगा। अब सेठ जी वहां से तो अपने घर को लौट जाते हैं। अब इधर जो अनिल होता है वो अपनी बहन सुनीता से कहता है कि बहन, तुम मेरे लिए मेरा जल्दी से कपड़ा जो है वो पैक करो और कुछ अगर खाने को बना हो तो मुझे बना करके बैग में दे दो। मैं अब शहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि शहर में जो भी लोग जाते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अब दोस्तों जब अनिल की माँ ये सुनती है कि उसका बेटा शहर जाना चाहता है, तभी उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम आज तक शहर गए नहीं और तुम्हारी वहां पर किसी से जान पहचान नहीं है, तो तुम वहां पर जाकर क्या कर लोगे, कैसे करोगे? अनिल कहता है कि मैं जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और जो ये 4 लाख रुपए का कर्ज है मैं सेठ के मुंह पर जाकर मार आऊंगा। अब उसकी माँ इस बात से काफी परेशान हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अनिल होता है, जैसे अब उसका बैग वगैरह सामान वगैरह सब कुछ पैक हो जाता है, तो फिर अनिल जो है वो अपनी माँ का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर आखिरकार अपने घर से निकल पड़ता है। अनिल स्टेशन पर पहुंचता है, ट्रेन पकड़ता है नई दिल्ली के लिए और वो दिल्ली के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता है तो वहां पर उसके लिए सब कुछ एकदम नया था, कोई जान पहचान नहीं, किसी से कोई रिश्तेदार नहीं है। किसी से वो जाकर पूछता है कि कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर कंपनी में काम मिलता हो, तो बहुत से लोग बताते हैं उसे बहुत सारी चीजों को, जगह का पता। अब जो अनिल था वो उस एरिया में जा पहुंचता है जहां पर लोगों ने उसे बताया था, जहां पर वो बहुत से कंपनी में पूछता है तो सभी कंपनी में यही बोला गया है कि 12-13 हजार रुपए मिलेंगे और 12 घंटे ड्यूटी भी करने पड़ेंगे। अब अनिल सोचता है कि उसको सेठ के भी पैसे देने, उसकी माँ की भी इलाज करानी है और 12-13 हजार रुपए में वो क्या ये सब कुछ कर पाएगा। तो फिर वो आखिरकार उदास होकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। अब रास्ते में कुछ बूढ़े लोग जो थे वो ठेला खड़ा करके चौक पर बैठे हुए थे। तभी वो जाकर अनिल उससे पूछता है कि अंकल, आप लोग इस ठेले से कितना पैसा कमाते हैं? तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे बताते हैं कि देखो, इस ठेले से हमारे इनकम भी कोई एक स्रोत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इससे हम रोज का कितना कमाते हैं, इससे कोई कंफर्म पैसा नहीं मिलता है, कभी 500 कभी 1000 भी कमा लेते हैं। अनिल कहता है कि अंकल, मैं तो जवान हूँ, मेहनत का काम कर सकता हूँ, तो क्या मैं भी ये काम कर लूं? तो उस बूढ़े अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ठेला है तो तुम भी यही कल से लगा लो। अब दोस्तों अनिल के पास मजबूरी ये थी कि उसके पास कोई ठेले भी खरीदने के लिए पैसा था। अब वो किसी भी हाल में इस काम को भी नहीं शुरू कर सकता है। अब वहां से भी वो निराश होकर के आगे बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे शाम हो चली थी, रात के तकरीबन 7 बज चुके थे और अनिल को अब काफी तेज भूख लगी हुई थी। अब वो क्या करता है कि वो दिल्ली के सड़कों के किनारे जो फुटपाथ होता है उसी फुटपाथ पर जाकर के बैठ जाता है और अपने बैग से वो सूखी रोटियां निकालता है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 दिन पहले का वो रोटी बना हुआ था तो वो सूख चुका था। अब एक अचार का भी छोटा सा टुकड़ा था तो वो वही बैठ करके खाने लगता है और खा करके जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तभी आसमान में काले बादल छा चुके थे और फिर तेज बिजली भी कड़कने लगती है, तेज आंधी आने लगती है और बारिश की भी शुरुआत हो चुकी थी। अब जो अनिल होता है वो उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि काश कहीं छुपने की छिपने की जगह मिल जाती है। अब अनिल जैसे ही नजर घुमाता है तो एक मकान के पास छज्जा टाइप का निकला हुआ था, तो वो उसी दीवार के पास दौड़ कर जाता है और वहीं दीवार में ही दुबक करके खड़ा हो जाता है। बारिश जो थी वो काफी तेजी से हो रही थी। अब उस मकान की जो मालकिन होती है, जब वो अपनी खिड़की खोलती है बाहर का नजारा देखने के लिए, तभी उस लड़के पर उसकी नजर जाती है। अब जो ये मालकिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि कहीं ये कोई चोर वगैरह तो नहीं जो यहाँ पर आकर खड़ा है। तभी मालकिन उस लड़के को आवाज लगाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लड़का कहता है कि मैडम, दरअसल बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश खत्म होते मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी जो मैडम होती है वो अपना खिड़की बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों जहां पर अनिल खड़ा हुआ था वहां पर वो काफी तेजी से ठंड से कांप रहा था। मैडम जब कुछ देर के बाद खुद जब खिड़की खोल के तो देखती है कि जो ये लड़का था वो थर-थर कांप रहा था और काफी ज्यादा दुबक कर बैठा हुआ था। तो मैडम सोचती है कि मेरे घर में तो कोई है भी नहीं, पता नहीं ये अजनबी लड़का है, चोर है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, अगर ये मेरे घर में आकर कुछ कर दे तो मैं क्या करूंगी। और यही सोच करके वो फिर से अपनी खिड़की को बंद कर देती है। यहाँ पर उस महिला को भी नींद नहीं आ रही थी और आखिरकार उस मैडम को दया आ जाती है कि आखिर तो वो एक इंसान ही है, चाहे वो जो भी हो, लेकिन ठंड से वो कांप रहा है, बारिश बहुत तेज हुई रही है और वो भीगा भी हुआ है।
तो क्यों ना इसे आज रात को अपने घर में शरण दे दो। अब दोस्तों ये जो महिला होती है वो अपने घर के नीचे जाकर के दरवाजा खोलती है, कहती है कि बेटा आओ, आज की रात तुम यहीं पर बिता लो, कल सुबह तुम्हें जहां भी जाना होगा तुम चले जाना। अब जो ये अनिल होता है वो उनके घर में चला जाता है। तभी मैडम उससे कहती है कि देखो तुम्हारे कपड़े भी भीग चुके हैं, एक काम करो कि मेरे बेटे के कुछ कपड़े हैं, मैं तुम्हें वो कपड़े दे रही हूँ, तुम लेकर के कपड़े को चेंज कर लो, और जो वो सामने रूम दिख रहा है तुम जाकर उसमें सो जाओ। अब दोस्तों वो महिला उसे कपड़ा ला कर देती है, अनिल अपना कपड़ा चेंज करता है और जो सामने वाला कपड़ा था उसमें पंखा चला था, उसी में जाकर के वो लेट जाता है। रात बीत जाती है, अब सुबह हो चुका था। अब जो ये मैडम थी वो इस लड़के के लिए खाना भी बनाती है और खाना बना करके लाकर अनिल को खाना खाने के लिए देती है। अनिल जो है वो खाना खाता है और अपनी सारी अबीती उस महिला को सुना देता है। कहता है कि मैडम मेरे घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें कैंसर हो चुका है, हमने एक सेठ से 4,000 रुपया लिया है, उसका सूद ब्याज मिला करके अब 6 लाख रुपया हो चुका है। मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था, कोई भी मेहनत का काम मिल जाए मैं उसको करने के लिए तैयार था, लेकिन बस किसी भी हाल में मुझे पैसे कमाना है। तो मैडम कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें काम करना है तो मेरी अपनी गाड़ी की गैराज है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, और अगर तुम कोई और कला जानते हो तो उसके बारे में मुझे बताओ। तभी जो लड़का होता है वो बताता है कि मैडम दरअसल मैं ड्राइविंग भी करना जानता हूँ। तभी जो मैडम होती है वो कहती है कि देखो तुम अपने गांव में 4 व्हीलर चलाते थे, लेकिन ये दिल्ली शहर है, यहाँ रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है और तुम इस शहर में इस गाड़ी को चला पाओगे नहीं चला पाओगे ये मुझे नहीं पता है। ये जो मैडम होती है वो उस लड़के से कहती है कि देखो मेरे पास भी 4 व्हीलर है, क्या तुम उसे चलाना चाहोगे? तो लड़का कहता है कि बिल्कुल मैं चलाने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो अनिल होता है वो उसके गैराज पर भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है और उसका ड्राइवर बनने के लिए भी रेडी हो जाता है। मैडम जो होती है वो कहती है कि ठीक है फिर चलो, जो पार्किंग में गाड़ी है चलो तुम स्टार्ट करो, अब जाकर के पार्किंग से गाड़ी निकालो। अब अनिल चाबी लेकर जाता है और पार्किंग से जाकर के वो गाड़ी निकालता है और उसके बाद जो मैडम होती है वो आगे सीट पर बैठती है, अपना सीट बेल्ट लगा लेती है और लड़के से कहती है कि अब तुम भी सीट बेल्ट लगा लो, वरना दिल्ली शहर में यहाँ पर कभी भी कुछ भी चालान कर सकता है। अब ये लड़का भी अपना सीट बेल्ट बांध करके गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है। अब जो मैडम गाड़ी में बैठी थी वो ये देखना चाहती थी कि इस लड़के को वाकई में ड्राइविंग आती है या नहीं, और इस लड़के को कभी वो गली में लेकर चलने को कहती है तो कभी फुटपाथ की तरफ तो कभी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर। इस तरीके से मैडम उसे पूरी तरह से जांच करना चाहती थी कि अनिल को वाकई में गाड़ी चलाना आता है या नहीं। वो लगभग 15-20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब जो मैडम का गैराज था वो वहां पर उन्हें लेकर पहुंचता है। मैडम गाड़ी से उतरती है और अनिल से कहती है कि अनिल तुम इस गाड़ी को ले जाकर के पार्किंग में पार्क करो। अब लड़का जैसे ही गाड़ी को पार करके आता है तो उससे मालकिन कहती है अपने स्टाफ से, अपने वर्कर से कि देखो ये लड़का अनिल है और ये नया नया आया है, तो इसे आप लोग यहाँ के काम के बारे में समझा दीजिए, आज से ये भी यहीं पर काम करेगा। और जो मैडम होती है वो अपने ऑफिस में चली जाती है। अब दोस्तों अनिल जो था वो सभी वर्कर के साथ मिलकर बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम करने लगता है। अब इसी तरीके से तकरीबन 1 महीने का समय गुजर चुका था और ये जो मैडम थी वो अनिल से पूछती है कि बेटा क्या तुम्हें घर पर भी पैसे भेजने हैं? तो अभी अनिल कहता है कि जी मैडम मुझे घर पर पैसे भेजने हैं। अब अनिल जिस गैराज में काम करता था उससे जो उसका पैसा बनता था तकरीबन 20,000 रुपए उसको मिल रही थी, और जो मैडम की ये ड्राइविंग किया करता था प्रतिदिन घर पर लाना उन्हें ले जाना, तो इसको 10,000 रुपए और यानी कि महीने के 30,000 रुपए उसे मैडम देती थी। और जो मैडम थी वो इस लड़के को एक्स्ट्रा 10,000 रुपए देती है। अब उसके पास टोटल मिलाकर 40,000 हो चुके थे। अब इस 40,000 को ये लड़का अपने घर पर भेजता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन एक काम करो कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 40,000 रुपए भेजे हैं, उस पैसे को निकाल करके उससे 30,000 रुपए ले जाकर के उस सेठ को दे देना और 10,000 रुपए जो है वो अपने घर खर्च के लिए रख लेना। अब दोस्तों जो ये सुनीता थी वो ठीक वैसा ही काम करती है। अब वो सेठ के पास 1 महीने में जब 30,000 रुपए देती है तो वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर अनिल ऐसा कौन सा काम करने लगा कि वो 1 ही महीने में मुझे 30,000 रुपए दे रहा है। अब सेठ को भी भरोसा हो जाता है कि जो लड़का अनिल है वो उसका पैसा दे देगा। लेकिन दोस्तों जो अनिल था वो काफी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी के साथ उस महिला के साथ मिलकर काम कर रहा था। अब जब मैडम होती जो शाम के समय जब घर में आती तो अनिल से यही कहती थी कि देखो बेटा तुम भी हमारे बेटे की ही तरह हो, लेकिन जो मेरे बेटे और बहू है वो हमारे पास यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग अपना मुंबई शहर में घर लेकर रह रहे हैं, मेरे पास तो वो कभी आते ही नहीं। जो बहू है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बिगड़ैल टाइप की, हम हमेशा अक्सर उसे मुझसे प्रॉब्लम रहती है और इसीलिए वो जो मैडम थी वो खुद से ही खुद के लिए खाना बनाती थी। अब जो अनिल था वो कहता है कि मैडम आप खाना मत बनाया कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। लेकिन जो मैडम थी वो कहती है कि नहीं बेटा तुम्हें मैं खाना नहीं बनाने दूंगी, बल्कि खाना मैं बना सकती हूँ। अब खाना बन जाने के बाद जो ये मैडम होती है वो अनिल को खाना ले जाकर खाना देती है, अनिल भी खाना खाता है और फिर अपने कमरे में भी वो सोने के लिए चला जाता है। और जो मैडम होती है वो भी अपना खाना वगैरह खाती है और कमरे में सोने के लिए चली जाती।
अनिल जो था वो अपने कमरे में जैसे ही अपना कपड़ा चेंज करा था तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब मैडम के कमरे से ऐसी आवाज आता ही है तो अनिल तुरंत दौड़ा भागा उस कमरे के पास जाता है तो देखता है कि मैडम जो है वो फर्श पर गिरकर छटपटा रही थी। यानी कि उस समय मैडम जी को कुछ हो गया था, उन्हें कुछ बीमारी तकलीफ हो गई थी जिसकी वजह से वो अचानक से फर्श पर गिर गई थी और इसकी ही वजह से वो काफी ज्यादा तकलीफ भी महसूस कर रही थी और उसी की वजह से वो चिल्ला रही थी। वो तुरंत ही जब मैडम को ऐसे देखता है तो उसे कुछ देर तो समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। अब अनिल जो है वो तुरंत तो उन्हें फिर उठाता है और अपनी गाड़ी में ले जाता है और सीधे लेकर उन्हें हॉस्पिटल जाता है। कुछ समय तक तो मैडम जो थी वो बेहोश हो चुकी थी। अब जैसे ही अनिल उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है तभी अस्पताल के स्टाफ से वो अनिल रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द मैडम का इलाज शुरू कीजिए, लेकिन कुछ स्टाफ जो थे हॉस्पिटल के वो उससे कुछ एडवांस पैसा जमा कराने की बात कर रहे थे। अब अनिल के पास जो भी पैसे थे वो जमा कर देता है, कहता है कि देखिए भाई ये जो मैडम है ये आपका पूरा पैसा दे देगी, बस आप लोग इनका इलाज शुरू कर दीजिए। और अब मैडम का इलाज शुरू हो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है और जब मैडम को होश आती है तो मैडम जब अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है तो वो कहती है कि अनिल ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए। तब अनिल उन्हें बताता है कि मैडम दरअसल आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आप तकलीफ से बिल्कुल चिल्ला रही थी और थोड़ी देर बाद बेहोश भी हो गई थी। तभी जो मैडम होती है वो उससे कहती है कि बेटा कि अगर आज तुम नहीं होते तो आज दुनिया में होती ही नहीं। अब जो मैडम होती है वो अनिल का हाथ पकड़ करके रोने लगती है, कहती है कि जो मेरा बेटा है वो तो है लेकिन मेरे साथ नहीं मुंबई में रहता है, लेकिन अगर आज तुम नहीं होते तो आज मैं भी इस दुनिया में वहां जिंदा नहीं रहती। अब जो अनिल होता है वो फिर से मैडम को कुछ दिनों के बाद लेकर घर पर आता है और फिर से जो रोजमर्रा का काम था उसमें लग जाता है। लेकिन एक दिन फिर ऐसा होता है दोस्तों कि जो अनिल था वो गैराज में ही बैठ करके एक कोनम में रो रहा था। अब जब मैडम अपने ऑफिस से निकलती है तो देखते हैं कि सारे वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन जो अनिल था उसके आंसू से उस वक्त आंसू बह रहे थे और वो चुपचाप शांत बैठा हुआ था। तभी अनिल के पास मैडम जाती है, पूछती है कि अनिल बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो अनिल कहता है कि मैडम जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और मेरी बहन जो है वो हॉस्पिटल माँ को लेकर गई है और मुझे ये बताया है कि जल्दी से जल्दी तुम घर पर आओ। अब दोस्तों अनिल के पास पैसे भी नहीं बचे थे, महीने का भी उतना भी उसका सैलरी नहीं आया था। तभी महिला कहती है मैडम कि बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम अपने गांव जाओ। और मैडम जो है वो इस लड़के अनिल को 50,000 रुपए देती है और फिर इसके बाद अनिल अपने घर के लिए वहां से निकल जाता है। और जब घर पर जाता है तो घर पर तो उसे कोई मिलता नहीं है, सीधे हॉस्पिटल जाता है तो फिर देखता है कि उसकी माँ जो है वो आईसीयू में भर्ती है। वहां पर जाते जाते अनिल जो था और जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर थे वो लोग उससे बताते हैं कि पहले आप लोग पेमेंट जमा कराइए, आपकी जो माँ है वो 2 दिनों से ऐसे ही आईसीयू में भर्ती है। अब अनिल अपने पास से 40,000 रुपए आईसीयू का चार्ज भरता है और उसके बाद जाकर वो अपनी माँ से मुलाकात करता है। दोस्तों 8 से 10 घंटे के बाद जो इसकी माँ होती है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अनिल अपनी माँ का जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार करता है और उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं अपने घर पर दुखी रहने लगा था। अब घर पर बस उसकी बहन बन चुकी उसको साथ थी और वो भी पूरे दिन रात रोती ही रहती थी। दोनों भाई बहन का बुरा हाल हो चुका था। अब जैसे ही तकरीबन 1 सप्ताह का वक्त और बीता है तब जो मैडम होती है वो सोचती है कि अनिल जब से गांव गया है आज तक उसने मुझे फोन नहीं किया है। मुझे लगता है कि शायद अनिल को ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं मैडम के पास फोन करूंगा तो मैडम हो सकता है कि ये सोचेंगी मैं उनसे पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा हूँ। तभी अचानक से मैडम खुद ही अनिल को फोन करती है और अनिल फोन उठाता है तो मैडम कहती है कि अनिल तुमने फोन क्यों नहीं किया, इतने दिन हो गए। तभी अनिल बताता है कि मैडम जो मेरी माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं रही और इसीलिए मुझे इससे बातों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ पाया क्योंकि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरा दिल बिल्कुल ही तकलीफ से रहा नहीं जा रहा है। तभी जो मैडम होती है वो अनिल से उसके गांव और घर का एड्रेस पहुंचती है और ठीक 2 दिनों के बाद मैडम जो है वो अनिल के घर पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही अनिल के घर पर वो मैडम जाती है तो गांव के लोग ये देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो ये मैडम थी वो दिखने में बिल्कुल ही अमीर थी, खूबसूरत लगती थी और एक करोड़पति महिला की तरह थी, इस तरह वो दिखती भी थी। मैडम जैसे ही इसके गांव पर जाती है तो फिर जो भी इसके माँ के क्रियाक्रम अंतिम संस्कार में जो भी खर्चा लगा था सारा खर्चा वो देती है और उसके बाद जो उस लड़के का सेठ के पास जो उधार था उसे भी वो चुकता कर देती है। और उसके बाद वो मैडम कहती है कि अनिल बेटा तुम हमारे साथ चलो, मेरे ही साथ रहना और तुम अपनी बहन को भी साथ लेकर चलो। अब दोस्तों जो अनिल होता है वो अपनी बहन को लेकर के मैडम के साथ वापस से दिल्ली आ जाता है और अब दिल्ली में मैडम के गैराज में आकर अनिल काम करने लगता है। और जो ये सुनीता होती है वो घर में मैडम का काम किया करती थी, घर के काम किया करती थी और कहीं ना कहीं वो अब उसकी बेटी और बेटे की तरह हो चुके थे। अब अनिल जो था वो काम करते करते इतना काम सुन चुका था जो कि एक इंजीनियर भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। अब अनिल पूरे गैराज का काम संभालने लगा था और इधर जो मैडम होती है जो उसकी बहन सुनीता होती है वो उसकी शादी भी धूमधाम से बहुत ही अच्छे घराने में करवा देती है और अनिल की भी शादी करवा देती है।
और जो बहू है वो भी घर में आ जाती है। आज जो ये मैडम होती है वो एक बहुत ही सुखी और संपन्न जीवन जी रही है और सभी को अपने साथ लेकर रखे हुए है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं अब जाकर के अनिल की जिंदगी सुधरी थी, लेकिन उसकी माँ उसकी जिंदगी में नहीं बच पाई थी। इसे उस बात का हमेशा ही अफसोस रहता था। लेकिन मैडम जब उसे हौसला देती, दिलासा देती, तो फिर वो भी अपनी पीछे की जिंदगी को भूल आगे बढ़ चुका था। तो दोस्तों ये कहानी जो भी रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना था। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल।